आज जो है हम सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन को देखने वाले हैं। तो इसमें हमारे पास कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं, ठीक है, उन सारों को जो है हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बगैर किसी देर के आइए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन के बाद हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि हम उसको जो है सब्जेक्टिवली भी पेशेंट के रिस्पॉन्स के हिसाब से भी जो है उनको थोड़ा सा असेस करें। बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है हमारे पास। कुछ केसेस ऐसे हैं जैसे कि बच्चा बोल नहीं सकता, ठीक है, या जो है उनकी कंप्रहेंशन वीक है, या उनका जो रिस्पॉन्स है वो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा फॉल्स आ रहा है। उस कंडीशन में हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन पे क्या रिलाई करते हैं, वरना नॉर्मल केसेस में हम जो है सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन लाजमी करेंगे। ऐसे पेशेंट्स जो कि हमारे पास साइक्लोप्लेजिक हों, तो एट्रोपिन अगर दिया है तो 14 डेज़ बाद, और इसी तरह बाकी साइक्लोप्लेजिक्स दी हैं तो 3-4 डेज़ के बाद जो है हमने पोस्ट मीडियाटिक टेस्ट, उसे कहते हैं PMT, अक्सर जो है डॉक्टर्स देखते हैं। वो टेस्ट हमने फिर क्या 3-4 दिन बाद उनकी क्या रिफ्रैक्शन करनी है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं हमारे पास। इसके लिए जो कुछ थोड़ी बहुत इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, उसमें फोरॉप्टर हमारे पास बेस्ट रहता है, लेकिन हमारे पास क्लिनिक्स में इनका यूज़ बहुत ही कम है, ख़ासकर पाकिस्तान में। तो ट्रायल बॉक्स और जो ट्रायल लेंसेज हमारे पास हैं, ठीक है, वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और कॉमन मेथड है हमारे पास। कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन के। उसमें सबसे पहला मोनोकुलर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, फिर बाइनोकुलर बैलेंसिंग, और फिर हमारे पास नियर विजन की करेक्शन, ठीक है। तो यही 3 स्टेप्स जो है हमारे पास सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन पूरी की पूरी इसी पे डिपेंड कर रही होती है। अच्छा, अब अगर मोनोकुलर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन की बात करें तो इसमें हमारे पास कुछ एम्स होंगे कि सिलेंड्रिकल लेंस हमारे पास क्या फुल वेरीफाई हो जाए ईच आई का, ठीक है, और हमारे पास फेयर नंबर निकल आए। इसके कुछ प्रोसीजर हैं, 4 स्टेप्स हैं। ये 4 स्टेप्स जब आपके पास कंप्लीट होंगे तो सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन भी समझिए आपकी कंप्लीट होगी। सबसे पहला तो कि हम सिलेक्शन करेंगे बेस लाइन लेंस की, कि हमारे पास जो बेस लाइन हम स्टार्ट कहाँ से करें सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन का। तो उसमें हमारे पास जो स्टार्टिंग लेंसेज होंगे उनकी हमने प्रेडिक्शन के लिए क्या है, हमने ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन की जो मेजरमेंट्स हैं उनको यूज़ में लाना है। जैसे क्या रेटिनोस्कोपी की जो रीडिंग्स है हम उनको ले सकते हैं, ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर की, ठीक है। इसी तरह अगर पेशेंट अपनी ओल्ड ग्लासेस लाया है, उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन कार्ड होता है उनके पास, अगर वो उसके पास प्रेजेंट है तो वो ले सकते हैं, नहीं तो उनकी ग्लासेस को हम जो है लेंसोमीटर पे एवेल्यूएट चेक कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम स्टार्टिंग पॉइंट अपना क्या कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरह लेवल ऑफ विजुअल इक्विटी से क्या इनका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लेट से हमारे पास पेशेंट जो है उसकी विजुअल इक्विटी 612 आ रही है, तो इससे हम क्या है एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर कितना रिफ्रैक्टिव एरर प्रेजेंट होगा, ठीक है। लेकिन इसमें हमारे पास मसला ये होता है कि हमें ये नहीं पता चल रहा होता कि ये जो 6/12 आया है ये हमारे पास अब जितना इसका रिफ्रैक्टिव एरर है लेट से 0.5 है या 0.25, तो अब ये हमारे पास जो है मायोपिक होगा या हाइपरोपिक होगा। उसके लिए हमने ये करना होता है कि उसकी डिस्टेंस और नियर की जो विजुअल इक्विटी है उसको कंपेयर करना होता है। अगर डिस्टेंस में उसे प्रॉब्लम आ रहा है तो पेशेंट मायोपिक है, अगर नियर में हमारे पास आ रहा है तो हमारे पास ये हाइपरमेट्रोपिक होगा। लेकिन ये पॉइंट्स हमारे लिए प्रेस बायोपिक में ज़्यादा वर्क करेंगे, क्योंकि हमारे पास हाइपरमेट्रोपिक में भी जो है एकोमोडेशन फैक्टर की वजह से आपके पास नियर की चीज़ें क्लियर नज़र आ रही होती। एक और ये इधर मेंशन नहीं था लेकिन मैंने अपनी तरफ से बताना ज़रूरी समझा, पेशेंट एज के लेट से हमारे पास एक बच्चा है 5-6 ईयर का जो बच्चा है वो भी सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन का रिस्पांस आपके पास दे सकता है। 5-6 साल का जो बच्चा होगा इसकी आई में आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा बहुत हमारे पास हाइपरओप का जो एरर है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। 2-3 डायोप्टर्स तक का प्रेजेंट होना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स में अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या है 1 डायोप्टर रख दिया है तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलती होगी, या आप लोगों का नॉलेज जो है वीक होगा, इसलिए आपने इस तरह का काम किया है। इसी तरह बहुत ओल्ड एज का पेशेंट है कि उसे जो है बिल्कुल यूँ समझे कि विजुअल इक्विटी उसकी काउंटिंग फिगर्स तक आ रही है, इतनी लो उसकी विजुअल इक्विटी है। तो ऐसे पेशेंट में जो है +1 डायोप्टर का या -1 डायोप्टर से रिफ्रैक्ट करना, उसे जो है स्टार्टिंग पॉइंट जो है इतने छोटे से हम स्टार्ट नहीं लेंगे, काफ़ी बड़े नंबर से जो है हम स्टार्ट लेते हैं। तो ये हम पेशेंट की एज और उसकी कंडीशन को देखते हुए भी क्या समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक्सपीरियंस से ये चीज़ें गेन होती हैं, इसलिए बुक में भी इस बात का मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है। सेकेंड स्टेप हमारे पास जो है वो रिफाइनिंग स्फीयर के सबसे पहला काम जो होगा कि हम स्फीयर जो नंबर है वो पेशेंट का रिफाइन करने की कोशिश करेंगे, सही है। इसमें करना ये है कि
हम थोड़ा बहुत जो है रेटिनोस्कोपी के ज़रिए भी क्या ये कर सकते हैं कि लेंसेज रखते जाएं और रेटिनोस्कोप के ज़रिए जो है हम उसका जो हमारे पास मूवमेंट है वो भी हम साथ में असेस करते जाएं। हमने इसके अलावा जो हमारे पास मेथड है कि हमारे पास जो फेलो आई है, ठीक है, उसको हम ऑक्लूड कर देते हैं, फॉग भी कर सकते हैं, लेकिन ऑक्लूड हमारे पास ज़्यादा बेस्ट रहता है। फिर जो है हम 0.25 डायोप्टर के जो लेंसेज हैं, हमने बेस लाइन लेंस तो ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ था, ठीक है, तो 0.25 डायोप्टर के लेंस जो है इंक्रीजिंग पावर के, ठीक है, हमारे पास हम उनको रखते जाते हैं। और जब भी हम लेंस चेंज करेंगे तो लेंस चेंज करने में हमने एक बात का ख्याल रखना है कि नेक्स्ट लेंस जो है वो हमने पहले रखना है, फिर वो पुराना लेंस उठाना है, ताकि हमारे पास मिनिमम से मिनिमम अकोमोडेशन जो है पेशेंट की आई में बने। इसके अलावा एक जनरल रूल है कि स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे पास कन्वेक्स लेंस, प्लस लेंस और वीकेस्ट माइनस लेंस हमने उन्हें देने हैं, जिससे उनकी विजन हमारे पास सबसे क्लियर आ जाए, ठीक है। हम अक्सर जो है पेशेंट्स को ये रिकमेंड करते हैं कि आप जो है आपको जो टारगेट है वो आपके पास क्लियर और शार्पर जो है आपको नज़र आए, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। और हमारे पास जो लेंस है उनको हमने आइज़ के आगे ज़्यादा देर तक पकड़ के नहीं बैठ जाना कि लेट से हमने एक लेंस रख दिया और अब हम पेशेंट के रिस्पांस का क्या वेट कर रहे हैं कि लेट से 5 मिनट हमने वेट कर लिया कि क्या वो कब रिस्पांस करेगा। तो इस तरह नहीं करना। जस्ट 2-3 सेकंड्स के लिए लेंस रखें। पेशेंट अगर कोई रिस्पांस नहीं दे रहा, इसका मतलब पेशेंट थोड़ा कंफ्यूज है, इस लेंस को निकाल के दोबारा इसी लेंस को रखा जा सकता है, लेकिन इसी तरह मुस्तकिल एक लेंस को रख कर छोड़ देना ये एक बेवकूफ़ी होगी। इससे अकोमोडेशन भी जो है आई में बनेगी, जो कि हमारे लिए रिस्पांस में जो है काफ़ी जो है डिफ़िकल्टीज़ लाएगी, ठीक है। थर्ड स्टेप इसमें फिर हमारे पास जब हमारे पास स्फीयर हो गया कंप्लीट, ठीक है, स्फीयर की रिफ्रैक्शन हमने कर ली मैक्सिमम, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाज़ औक़ात स्फीयर करेक्शन हमारे पास विजुअल एक्यूटी बहुत कम अच्छी हो रही थी, क्या पता उनमें सिलेंड्रिकल नंबर ज़्यादा हो। तो सिलेंड्रिकल फाइनलाइजेशन के लिए, उसकी एक्सेस और पावर के लिए हमारे पास फर्दर 3 मेथड्स होंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्टिव मोनोकुलर सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन के 4 स्टेप्स थे। अभी उसी 4 स्टेप्स में हमारे पास जो थर्ड स्टेप है उसके अंदर 3 मेथड्स हैं हमारे पास, ठीक है, सिलेंड्रिकल रिफाइनमेंट के लिए। सबसे पहला मेथड जो हमारे पास है स्टिग्मेटिक क्लॉक डायल एंड फॉकिंग टेक्निक, ठीक है। ये अक्सर हमारे पास विजन चार्ट्स में बना भी होता है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेथड है। इसमें करना कुछ भी नहीं है। जो सबसे हमारे बेस्ट विजन स्फीयर है ये BVS, हमारे पास बेस्ट विजन स्फीयर, जो स्फीयर हमने अभी कैलकुलेट किया वो पेशेंट की आई के आगे लगा और दूसरी आई जो है वो उसकी ऑक्लूड होगी। फिर सेकंड स्टेप इसमें ये करना है कि हमने जो आई है उसको फॉग कर देना। फॉग करने से ये होगा कि वो हमारे पास मायोपिक हो जाएगी और उसमें एक कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म की क्या कंडीशन बनेगी, जिससे हमारे पास जो इमेज है वो सारे के सारे एक प्लेन पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसकी जो है फर्दर रिफाइनमेंट करना हमारे लिए इजी हो जाएगी। इसके बाद थर्ड स्टेप जो हमने इसके लिए करना है वो ये है कि पेशेंट को जो है हमने ये बात पूछनी है कि उसे स्टिग्मेटिक डायल पे कौन सी लाइन सबसे ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है। लेट्स से वो पेशेंट कहता है क्लॉक के हिसाब से कि उसे 9 और 3 o'clock पोजीशन या 3 और 9 ऑफ क्लॉक पोजीशन, ये क्लॉक की पोजीशन के हिसाब से मैंने बनाया। तो ये अगर पेशेंट कहता है कि मुझे सबसे ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है, तो उसके बाद 4th स्टेप आपने ये करना है कि माइनस सिलेंडर लेंसेज उस पेशेंट के आई के आगे रखने हैं। लेकिन एक्सिस जो है हमारे पास इस एक्सिस के परपेंडिकुलर आपने रखना है, जो कि उसे शार्पेस्ट नज़र आ रही थी। लेट्स से यहाँ पे इसे हॉरिजॉन्टल 180 डिग्री में जो है इसे क्लियर नज़र आ रहा है, तो हमने 90 डिग्री पे जो है सिलेंड्रिकल लेंसेज रखने हैं और हमने देखना है कि हमारे पास ये एक्सिस जो है ये क्लियर होती हैं या नहीं। उसके बाद एक्सिस को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, जब ये आपको क्लियर नज़र आ जाए तो एक्सिस को कैलकुलेट करने के लिए आपने रूल ऑफ 30 यूज़ करना है। रूल ऑफ 30 आपके पास ये कहता है कि हमारे पास लेट से पेशेंट को 3 और 9 ऑफ क्लॉक पे चीज़ें जो हैं क्लियर नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो स्मॉलेस्ट पार्ट है उसको आपने 30 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे स्मॉलेस्ट पार्ट जो है वो 3 है, तो हमने सिंपली करना ये है कि 3 मल्टीप्लाई बाई 30 इक्वल्स टू 90। ये हमारे पास उसकी एक्सेस आ गई। अब लेट से अगर हमारे पास 3 और 9 ऑफ क्लॉक नहीं है, बल्कि हमारे पास 1 और 2 ऑफ क्लॉक में उसे क्या क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है, 1 और 2 डिग्री में उसे क्लियर नज़र आ रहा है। तो अब इसकी में हम क्या करेंगे, हमने इसका मिड पॉइंट ले लेना है, ठीक है, 1.5 लेट से इन दोनों के बीच का जो है मिड पॉइंट बनता है। तो 1.5 जो है उसको हमने फिर 30 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर हम 1.5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 45 डिग्री बनेगा, ठीक है।
तो इस तरह हमने जो है एक्सिस को क्या कैलकुलेट करना है। इसके बाद लास्ट स्टेप हमने ये करना है कि जो फॉग हमने स्टार्ट में रखा था सेकंड स्टेप में, उस फॉग को हमने रिड्यूस करना है, ठीक है। और माइनस लेंसेज भी हम ऐड कर सकते हैं अगर रिक्वायर हो, वरना जस्ट फॉग को रिड्यूस करते जाएं और आपके पास जो है पेशेंट की बेस्ट विजुअल एक्यूटी जो है सिलेंड्रिकल की भी जो है आपके पास अटेन हो जाएगी। अच्छा, जो सेकंड टेस्ट अब हमारे पास सिलेंड्रिकल एक्सिस और पावर के लिए है वो बहुत ही यूज़फुल हमारे पास है। जैक्सन क्रॉस सिलेंडर मैं आपको यहाँ पर भी दिखा दूँ कि ये हमारे पास एक जैक्सन क्रॉस सिलेंडर है। इसमें हमारे पास 4 जो है मार्किंग्स होंगी, ठीक है। ये 0.25 और 0.50 में आपके पास आता है। ये एक स्फेरो सिलेंड्रिकल लेंस है हमारे पास, यानी इसका मतलब ये है कि इसकी वन साइड पे जो है हमारे पास प्लस पावर है और दूसरी साइड पे हमारे पास माइनस पावर है, और इसका जो इक्विवेलेंट है वो आपके पास 0 होता है। प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होते हैं, ठीक है। इस छोटे से इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप जो है स्टेगमेटिक एक्सिस को रेक कर सकते हैं, स्टेगमेटिक पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है स्टेगमेटिज्म का प्रेजेंस है या एब्सेंस है वो भी आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इससे ही इस बात का भी पता चल जाता है। और इसके अलावा कि आप पूरी रिफ्रैक्शन भी जो है इस सिलेंड्रिकल लेंस के ज़रिए कर सकते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास। इसके क्या यूज़ को अगर हम देखें, सबसे पहले हमने काम ये करना है कि स्फीयर को जो है हमने मोस्ट प्लस या लीस्ट माइनस पे जो है हमने सेट कर देना है। उसके लिए हमने क्या है आई को फॉग कर देना है, उसके बाद क्या डी फॉग करके जहाँ पर हमारे पास बेस्ट विजन स्फीयर बन रहा हो, ठीक है, ताकि हमारे पास जो सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन है वो हमारे पास रेटिना पे बने और एक मिक्स्ड स्टिग्मेटिज्म की जो है कंडीशन हमारे पास क्रिएट हो जाए। इसके बाद फिर हमने नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि बेस लाइन सिलेंड्रिकल लेंस हमारे पास जो भी ऑटोरेफ या रेटिनोस्कोपी के ज़रिए आया है हमने वो प्लेस कर देना है, ठीक है, पेशेंट की आई के आगे। रिफाइनमेंट ऑफ एक्सिस के लिए हमारे पास 0.5 का यूज़ होता है, मेरे पास 0.25 का है, लेकिन मैं इधर कोई इलस्ट्रेट नहीं कर रहा, सिर्फ बताने के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने माइनस कंपोनेंट जो है वो आई के आगे रखना है और फिर हमने क्या प्लस कंपोनेंट रखना है। अच्छा, इसमें एक और बात भी है कि हमारे पास एक्सिस जो है वो रिफाइंड आसानी से हो जाती है, ठीक है। अगर हमारे पास सिलेंड्रिकल पावर जो है बेस लाइन वो गलत भी पड़ी हुई है तब भी हमारे पास एक्सिस रिफाइन हो जाएगी, लेकिन हमारे पास सिलेंड्रिकल जो पावर है वो रिफाइन तब तक नहीं हो सकती जब तक आपके पास एक्सिस करेक्ट ना हो। तो बहुत ही ज़रूरी है आपने पहले एक्सिस को ठीक करना है, ठीक है। एक्सिस हमारे पास इसी तरह क्या पोजीशंस में रख के, ठीक है, इस हैंडल को इसी तरह हमने क्या एक्सिस के हिसाब से क्या चेंज करते रहना है। और लेट से जो ऑलरेडी पेशेंट की एक्सिस है जो हमने ऑटोरेफ या रेटिनोस्कोपी के ज़रिए कैलकुलेट की है उस पे अगर हमारे पास पेशेंट का रिस्पांस नहीं आ रहा, वो कह रहा है कि ठीक है यही एक्सिस ठीक है, तो इसका मतलब यही एक्सिस उसकी फाइनल एक्सिस है, यही एक्सिस उसकी करेक्ट एक्सिस है। लेकिन अगर पेशेंट आपके पास थोड़ा सा चेंज शो कर रहा है, लेट से इस पोजीशन पे मैंने रखा और पेशेंट क्या चेंज शो कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा रोटेट करके, याद रखें रोटेशन में अपना हाथ जो है बिल्कुल स्लो रखें। जितना सिलेंडर ज़्यादा होगा तो बहुत ही आपने जो है माइन्यूट सी मूवमेंट इसे देनी है, ठीक है। अगर हाई सिलेंडर है तो खाली 1 डिग्री तक मूवमेंट, या नॉर्मली जो है 5 डिग्री से ज़्यादा आपने इसे मूव नहीं करना। ये ना हो कि पड़ा यूँ है और आपने फ़ौरन जो है उसकी एक एक्सिस ही तब्दील कर दी तो आपका रिज़ल्ट जो है बिल्कुल से फॉल्स आ जाएगा। लेट से अब पेशेंट जो है आपके पास एक न्यू एक्सिस पे आपको बता रहा है कि ये एक्सिस जो है मुझे ज़्यादा बेटर है। अब इस एक्सिस पे जो है आपने थोड़ा सा 1 डिग्री या 5 डिग्री तक आपने इसे रोटेट करना है बोथ डायरेक्शन में, जब तक आपके पास एक फाइनल एक्सिस ना आ जाए जिस पे पेशेंट कहे कि मुझे क्लियर और शार्प जो है विजन नज़र आ रही है, वही एक्सिस जो है इसकी फाइनल एक्सिस होगी आपके पास। इसमें माइनस और प्लस की इंडिकेशंस भी है कि माइनस हमारे पास रेड कलर में और प्लस हमारे पास ब्लैक कलर में होता है, ठीक है। एक्सिस की रिफाइनमेंट के बाद आपने जो है पावर की रिफाइनमेंट करनी है, ठीक है। पावर की रिफाइनमेंट के लिए 0.25 यूज़ होता है, क्योंकि ये हमारे पास पावर में जो है 0.25 डायोप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है उसकी, ठीक है। तो अभी मेरे हाथ में भी है। इसमें करना यह है कि पहले आपने जो ऑलरेडी एक्सिस पे पड़ा हुआ है, जो आपके पास पावर पड़ी हुई है, उसके सेम साइन पे आपने जो है सिलेंडर प्लेस करना है। लेट से माइनस लेंस अगर आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो आपने पहले माइनस रखना है, फिर उसके बाद जो है प्लस करना है, प्लस रखना है, ठीक है। माइनस से होगा ये कि उसकी पावर जो है इंक्रीज हो जाएगी। लेट से -3 डायोप्टर का एरर है, आपने क्या है 0.25 रखा तो वो -3.25 हो जाएगा। और अगर आपने प्लस साइड पे रखा
उसके बाद सेकंड नंबर पे, तो आपके पास जो है 0.25 माइनस हो जाएगा और जो करेक्शन है वो आपके पास -2.75 आ जाएगी। तो इस तरह हमारे पास जो है उसकी पावर जो है वो हमारे पास रिफाइन होके आ रही होगी कि 0.25 डायोप्टर अप करने से, इन्हेंस करने से या रिमूव करने से हमारे पास क्या डिफरेंस आ रहा है। अगर लेट से हमारे पास -2.75 डायोप्टर पे पेशेंट कह रहा है कि मुझे ज़्यादा क्लियर है, अब जो है 2.75 जो है ये हमारी ओरिजिनल करेक्शन होगी और हमने एक बार फिर जो है इसी तरह के प्लस और माइनस पे जो है उसे फिर से असेस करना है। तो बहुत ही यूज़फुल मेथड है हमारे पास। लेकिन आजकल मैं एक बात नोट की है कि क्लिनिक्स में इस मेथड को अक्सर जो है इग्नोर किया जाता है और बस नॉर्मली जो है रिकमेंड कर दिया जाता है जो भी उसका नंबर आ रहा होता है विदाउट एनी फाइनलाइजेशन, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत हो रहा है। ठीक है, थर्ड हमारे पास एस्टिग्मेटिक फैन एंड ब्लॉक टेक्निक है। ठीक है, इसे मेडॉक्स वी टेस्ट भी कहते हैं हमारे पास। इसमें करना क्या है, इसमें जो है अपने बेस्ट प्रिजन स्फीयर ले लिया जिस तरह हम सारों में कर रहे थे, फिर हमने इसमें प्लस स्फीयर ऐड किया। ठीक है, इतना स्फीयर ऐड करना है जितना कि आपके पास एस्टिमेटेड अमाउंट हो एस्टिग्मेटिज्म की, उसके हाफ आपने जो है ऐड करना है स्फीयर। ठीक है, एस्टिग्मेटिक नहीं ऐड करना, स्फीयर नंबर जो है आपने उसके हाफ ऐड कर देना है। लेट से अगर आप समझ रहे हैं कि -3 डायोप्टर तक का एस्टिग्मेटिज्म होगा तो आपने 1.5 डायोप्टर तक का प्लस स्फीयर ऐड कर देना है। ठीक है, थर्ड स्टेप में आपने ये करना है कि पेशेंट को चार्ट की तरफ क्या रिकमेंड कराना है और उससे पूछना है कि कौन सी ग्रुप ऑफ लाइंस जो है उसे ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है। अच्छा, ये मेडॉक्स वी टेस्ट या फैन टेक्निक जो है इसमें आपके पास गोल सा एक क्या है सर्कल टाइप होता है जिसमें रेडिएटिंग लाइंस होती है जो कि 10 डिग्री पे एक दूसरे से पड़ी होती हैं और एक सन की अपीयरेंस में हमारे पास रेज होती हैं। ठीक है, उसके बीच में आपके पास एक वी पैटर्न होगा और दो ब्लॉक पैटर्न होते हैं, एक वर्टिकल ब्लॉक और एक आपके पास हॉरिजॉन्टल ब्लॉक होता है। सही है। अच्छा, जो थर्ड स्टेप में बता रहा था कि इसमें जो है ये आपको एक डायरेक्शन देगा कि एस्टिग्मेटिक आपके पास जो है करेक्शन वो किस डायरेक्शन में है। ठीक है, 0.5 डायोप्टर जो है चेक टेस्ट आप कर सकते हैं। इससे आपके पास इस बात की कंफर्मेशन हो जाएगी कि आई आपके पास मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म के सिनेरियो में है या नहीं आपके पास। अगर नहीं है तो आपने थोड़ा सा और स्फीयर ऐड करके उसको मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म की कंडीशन में लाना है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा स्टेप है कि हमने पेशेंट की अटेंशन मेडॉक्स एरो की तरफ लानी है और उसको थोड़ा सा रोटेट करना है। ठीक है, ब्लैकर लिम्ब से जो उसका ब्लैकेस्ट पोर्शन जो पेशेंट को नज़र आ रहा होता है और देखना है कि उसे जो है दोनों जो है इक्वली ब्लर नज़र आ रहे हैं या नहीं। अगर इक्वली ब्लर नज़र आ रहे हैं तो ठीक है हमारे पास, और ये हमारे पास जो है फिर करेक्ट एक्सिस जो है एस्टिग्मेटिज्म की हमारे पास देगा। अगर उसे इक्वली ब्लर नहीं नज़र आ रहे तो इसका मतलब हमारे पास इसकी एक्सिस में थोड़ा सा चेंज है। हमने स्टेप नंबर 3 को फिर से क्या रिपीट करना होगा। और स्टेप हमारे पास ये है कि उसकी अटेंशन जो है हमने ब्लॉक्स जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की तरफ लेके जानी है, जो ब्लॉक उसे क्लियर नज़र आ रहे थे उस पर, और माइनस सिलेंडर्स जो है हमने ऐड करने हैं। ठीक है, बहुत ही लो पावर से हमने स्टार्ट लेना है और तब तक ऐड करने हैं जब तक जो सेकंड पार्ट है वो तब तक उसे उतना ही क्लियर नज़र आ जाए जितना कि पहला उसे क्लियर नज़र आए, यानी जो बोथ पैटर्न्स है वो आपके पास उसे सेम नज़र आने लग जाए। लेकिन अगर ये कंडीशन पॉसिबल ना हो तो बेटर यही रहता है कि आप उसे अंडर करेक्ट रखें। ठीक है, बजाय इसके कि आप जो है एस्टिग्मेटिक करेक्शन को ओवर करेक्ट कर दें। फिर लास्ट जो स्टेप है वो ये है कि आपने एडिशनल स्टेप है कि आपने जो चेक टेस्ट किया था यहाँ पे 0.5 डायोप्टर का, इसको एक बार अगेन जो है परफॉर्म कर ले ताकि हमारे पास हम ये देख सकें कि हमारे पास जो है पेशेंट वो कहीं मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म के जो है कंडीशन से निकला तो नहीं है। पेशेंट अगर हमारे पास कीन ऑब्जर्वर है तो 0.25 डायोप्टर से भी हम ये चेक कर सकते हैं। सही है, इसमें ये है कि बोथ ब्लॉक्स जो हैं हमारे पास इक्वली नज़र आने चाहिए होते हैं। ठीक है, अगर इक्वल नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब हमने जो करेक्शन की है वो अभी तक हम ठीक जा रहे हैं। अगर हमारे पास इक्वल नहीं है, ब्लैकेस्ट लाइन्स जो है वो चेंज हो रही हैं, इसका मतलब हमने एस्टिग्मेटिज्म को ओवर करेक्ट कर दिया है। सही है, अगर ओरिजिनल ब्लॉक हमारे पास जो है वो अगर क्या ब्लैकर नज़र आ रहा है, ठीक है, जो ओरिजिनल हमारे पास डार्क नज़र आ रहा था अगर वो हमारे पास अब ज़्यादा ब्लैक नज़र आ रहा है, इसका मतलब जो स्फीयर करेक्शन है वो हमने जो है रॉन्ग ली है, जो कि स्टेप नंबर 3 में हमारे पास 0.50 डायोप्टर का जो चेकअप टेस्ट था इसको फिर हमने रिपीट करना होगा। इसमें हमने स्फीयर की पावर को या इंक्रीज़ करना होगा या फिर डिक्रीज़ करना होगा, वो फिर डिपेंड करेगा कि हमारे पास कौन सा केस है। सही है, और प्लस लेंस जो है हमने पहले ट्राई करने हैं, उसके बाद हमने
माइनस लेंसेज हमारे पास थोड़े बहुत रिक्वायर होते हैं, जिस तरह के स्टेप में बात की कि माइनस सिलेंडर थोड़े बहुत ऐड करने होते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ब्लैकर लाइंस आई हैं तो आपने स्टिग्मेटिज्म को ओवर करेक्ट कर दिया है। हो सकता है कि आपके पास स्टिग्मेटिज्म प्रेजेंट ही ना हो, या प्रेजेंट हो लेकिन आपने आई को जो है फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में जो है एक्सेसिवली जो है फॉग कर दिया हो। ऐसी कंडीशन में आपने फॉग को रिड्यूस करना होगा। फिर देखेंगे आपको जो है बोथ लाइंस इक्वली जब ब्लर नज़र आ रही हो तो इसका मतलब आपने जो करेक्शंस की हैं वो आपके पास बिल्कुल ठीक है। बाइनोकुलर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में हमारे पास जो फोर्थ स्टेप है, ठीक है, वो हमारे पास अब फर्दर रिफाइनमेंट है स्फेरिकल लेंस की। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था कि हमने एक बेस लाइन से स्टार्ट ली, रेटिनोस्कोपी या ऑटो रिफ्रैक्टोमेट्री। सेकंड हमारे पास क्या था कि हमने स्फेरिकल लेंस जो थे उसको जो है रिफाइन किया। थर्ड स्टेप हमारे पास सिलेंड्रिकल लेंस और उसकी एक्सिस फाइंड की। फोर्थ स्टेप हमारे पास जो है वो स्फेरिकल लेंस की फर्दर जो है हमारे पास रिफाइनमेंट है, क्योंकि जब सिलेंड्रिकल लेंस हमारे पास एस्टिमेट उसका आ जाए तो फिर हमारे पास स्फेरिकल लेंस की जो है रिफाइनमेंट बहुत ही इजी हो जाती है। तो पहला तो बहुत ही सिंपल है, ये यूजुअली यूज़ भी नहीं होता, फॉगिंग टेक्निक स्नेलन चार्ट के ज़रिए। कि इसमें आपने करना क्या है कि पहले फॉग कर देना है आई को, उसके बाद जो है डीफॉग करना है 0.25 डायोप्टर से, और फिर हमने क्या है तब तक डीफॉग करना है जब तक उसकी बेस्ट विजन आपके पास अटेन नहीं हो रही होती। ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस में एक मसला है कि लेट से आपके पास जो है 6x6 विजुअल इक्विटी आ गई है +3 डायोप्टर से। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रिड्यूस करने के बाद भी, ठीक है, +2.75 डायोप्टर पे भी आपके पास जो है 6x6 विजुअल इक्विटी आ रही है। तो इसमें हमेशा एक कन्फ्यूजन रहती है कि पेशेंट को ये वाला रिकमेंड करें या ये वाला, अंडर करेक्ट करें या ओवर करेक्ट करें। तो इसमें ये हमारे पास एक मसला रहता है, क्योंकि ये जो जंप है आपके पास स्नेलन चार्ट पे ये बहुत ही ज़्यादा होता है। इसी के मसले को हल करने के लिए ड्यूक्रोम टेस्ट होता है। ठीक है, इसका प्रिंसिपल जो है हमारे पास क्रोमेटिक एब्रेशन पे के कलर में जो हमारे पास डिफरेंस होता है उसके ऊपर हमारे पास ये बेस कर रहा होता है। येलो लाइट जो है आपके पास वो 570 नैनोमीटर है और वो एग्जैक्टली आपके पास रेटिना पे पड़ रही होती है। ठीक है, इसके मुकाबले में जो रेड लाइट है वो आपके पास 620 नैनोमीटर तक होती है और 0.24 डायोप्टर बिहाइंड रेटिना। नॉर्मली 0.25 डायोप्टर भी इसको और ग्रीन लाइट को भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये इन फ्रंट और बिहाइंड आपके पास फोकस हो रही होती है। ग्रीन लाइट आपके पास 535 नैनोमीटर है जो कि 0.20 डायोप्टर, ये इस बुक की वैल्यूज़ हैं इसलिए मैंने यहाँ पर यही वाली लिखी है। ठीक है, रेड हमारे पास जो है अगर ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है इसका मतलब है कि पेशेंट मायोपिक है। अगर ग्रीन ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कि पेशेंट आपके पास हाइपरोपिक है। हमारा जो मेन गोल होता है वो ये होता है कि दोनों हमारे पास क्या क्लियर नज़र आ जाए। इस टेस्ट में हमारे पास एक मसला और भी है कि ये अकोमोडेशन को रिलैक्स नहीं करता, इसलिए हमने जो है फॉगिंग जो है थोड़ी बहुत करनी होती है। ठीक है, इसके अलावा ये 0.50 डायोप्टर तक ही हमारे पास डिफरेंस जो है टॉलरेबल है इसमें। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर आपके पास विजुअल इक्विटी का डिफरेंस होगा तो वो हमारे पास ड्यूक्रोम के ज़रिए जो है एसेस नहीं हो पाएगा। एक और बुक में जो है 0.25 डायोप्टर तक लिखा हुआ है। इसके अलावा ये है कि ये कलर विजन जो ब्लाइंड होते हैं आपके पास, रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस वाले पेशेंट, उसमें भी आप ये परफॉर्म कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास पिन होल टेस्टिंग। पिन होल टेस्टिंग हमारे पास ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, खाली एक इंडिकेटर है कि अगर हमने पिन होल रखने के बाद भी आपके पास अगर विजन में इम्प्रूवमेंट आ रही है, इसके मतलब है कि जो आपने करेक्शन अभी तक की है वो आपके पास फुली करेक्ट नहीं है। इससे ज़्यादा ये आपके पास किसी चीज़ में हेल्प नहीं करता। अच्छा, इधर एक मज़े का इंटरेस्टिंग सा शॉर्ट टॉपिक है स्पेक्टिकल प्रिस्क्रिप्शन के हवाले से। ठीक है, कि हम जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक नोटेशन और दूसरा उसकी फिर ट्रांसपोजिशन। नोटेशन तो हमारे पास वो है यूजुअली जो हम प्रिस्क्रिप्शन जो है नॉर्मली हमने सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन जो है हमने कैलकुलेट करके लिखी होती है। तो ये हमारे पास प्लस सिलेंडर में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट और ट्रांसफॉर्म भी हो सकती हैं। प्लस सिलेंडर में लेट से हमने लिखा है -2 डायोप्टर और +1 डायोप्टर 180 पे। ठीक है, इसी को क्या हमने माइनस सिलेंडर में चेंज कर दिया है। ठीक है, -1 डायोप्टर क्रॉस 90। और लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, ये दोनों ही नोटेशंस यूज़ की जा सकती हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि राइट आई में अगर ये वाली नोटेशन दी है फिर लेफ़्ट में भी यही वाली देनी होगी, क्योंकि फिर इस तरह हमारे पास थोड़ा सा मसला आ सकता है। वैसे जो है दोनों ही हम क्या यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको चेंज कैसे करना है उसके लिए ट्रांसपोजिशन हमारे पास यूज़ होती है।
ट्रांसपोजिशन में हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। पहला तो ये कि सिलेंडर को आपने स्फीयर के साथ ऐड कर देना है, ठीक है। और मेथड उसका ये रखना है, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं कि जो है प्लस माइनस भी क्या उन्हें नहीं आता। मुझे पता है आप लोग जो है इंजीनियरिंग से भाग के यहाँ पे आए हैं, लेकिन इतना तो बंदे को क्या आना चाहिए कि वो इन चीज़ों की गलतियाँ ना करे। अक्सर जो है वो बीच का प्लस साइन नहीं लगाते, जिसकी वजह से मसले हो जाते हैं। तो इस फार्मूले से कि देखें ये स्फीयर की वैल्यू और ये आपके पास सिलेंडर के बीच में रेगुलर जो है प्लस, क्योंकि हमने इधर बात की स्टेप में कि ऐड करना है, ठीक है। सेकंड फिर उसके साइन को चेंज करना है और थर्ड फिर आपने एक्सिस जो है उसकी चेंज कर देनी है, परपेंडिकुलर कर देनी है। इसी एग्जांपल को अगर मैं लूँ तो हमारे पास जो स्फीयर है वो है -2 डायोप्टर स्फीयर, ठीक है। बीच का हमने प्लस साइन लगा दिया और डायोप्टर सिलेंडर, अब हमारे पास 1 डायोप्टर है, ये एक अलग से इसका प्लस आएगा, ठीक है। ये आप अपनी प्रैक्टिस बना ले। वैसे ये लगाना इधर ज़रूरी भी नहीं था, लेकिन मैंने इसलिए लगाया कि आप लोगों की भी क्या हमारे पास प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। इससे अब आपके पास जो आएगा वो -1 डायोप्टर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास म्यू स्फीयर वैल्यू आ गई। अब इसको छेड़ना नहीं है आपने, ठीक है। अब आपने सेकंड स्टेप में इस सिलेंडर का साइन चेंज कर देना है, ठीक है। और फिर थर्ड स्टेप में आपने उसकी एक्सिस चेंज कर देनी है। इसकी परपेंडिकुलर आपके पास 90 बनेगी, सही है। तो आपके पास स्फीयर ये हो गया -1 डायोप्टर स्फीयर। आपने जो है सिलेंडर का साइन चेंज कर दिया, माइनस हो गया ये आपके पास, ठीक है। और आपने एक्सिस जब चेंज की 180 है, ज़रूरी नहीं है 180 हो, कुछ भी हो सकता है, तो उसके परपेंडिकुलर आपने ले लेना है। तो ये आपकी जो है ट्रांसपोज्ड फॉर्म आ गई। इन दोनों को अगर आप यूज़ करें तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। बाइनोकुलर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन के बाद हमारे पास सेकंड स्टेप इसमें जो है वो बाइनोकुलर बैलेंसिंग का है, जिसे हमारे पास इक्वलाइजेशन ऑफ विजन भी कहते हैं या इक्वलाइजेशन ऑफ अकोमोडेटिव इफेक्ट, के हमारे पास बोथ आईज से जो है आपके पास चीज़ें जो है एक जैसी नज़र आनी चाहिए। अगर ये नहीं होगा, हमारे पास दोनों में इक्वल विजन या अकोमोडेशन नहीं होगी इक्वल, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एस्थेनोपिया और आई स्ट्रेन जो है ऐसे जो कंडीशंस हैं हमें देखने को मिलेंगी। तो इसके लिए जो हमारे पास टेक्निक्स हैं उसमें पहला हमारे पास जो है वो फॉगिंग एंड अल्टरनेट ऑक्लूजन मेथड है, ठीक है। ये फॉगिंग जो है, जहाँ पर भी ये फॉगिंग का लफ्ज़ आ रहा है, ये सारी फॉगिंग इसलिए होती है कि आपके पास अकोमोडेशन रिलैक्स हो जाए। और इसके जितने भी टेस्ट हैं ये बाइनोकुलरली हो रहे हैं, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है बाइनोकुलर बैलेंसिंग कर रहे हैं, ठीक है। उससे पहले जितने भी थे वो हमारे पास मोनोकुलर थे, ठीक है। तो इसमें दोनों आइज़ को हमने फॉग कर दिया +1 से, ठीक है। इसके बाद रैपिड अल्टरनेट कवर टेस्ट, हमारे पास एक कवर होता है, ठीक है। उससे क्या हम रैपिडली जो है आइज़ को क्या कवर कर रहे होते हैं। पेशेंट से जो है पूछ रहे होते हैं कि कौन सी इमेज जो है आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है, कौन सी आई से आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है। अगर पेशेंट की आइज़ जो है हमारे पास बैलेंस में होंगी तो वो दोनों आइज़ से इक्वल जो है आपके पास कहेगा कि ब्लर है। ब्लर इसलिए होगी क्योंकि हमने फॉगिंग की हुई है। अगर इक्वल है तो इसका मतलब तो है कि ठीक है, लेकिन अगर इक्वल ब्लर नहीं है तो फिर हमने 0.25 डायोप्टर लेंसेज जो है उस आई के आगे रखने हैं, जिससे उसे हमारे पास क्लियर नज़र आ रहा है। इसमें हमारा मिशन जो होता है वो आइज़ को ब्लर करने का होता है। बैलेंसिंग के मेथड्स में याद रखें कि हमने बोथ आइज़ में इक्वली ब्लर करना है। फिर ब्लर को ख़त्म करने के लिए क्या हम डीफॉग कर देते हैं, सही है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप भी यही है कि डीफॉग करना है 6x विजुअल एक्विटी तक, जब तक अटेन ना हो जाए, सही है। तो बहुत ही सिंपल सा मेथड। सेकंड हमारे पास ड्यूक्रोम टेस्ट है विद फॉगिंग। ये इतना यूज़फुल नहीं है। इसमें हम जो है ड्यूक्रोम टेस्ट पेशेंट को दिखा रहे होते हैं और रैपिडली जो है फेलो आई को के हम फॉग कर रहे होते हैं, ठीक है। और पेशेंट से जो है फिर ये रिस्पांस लिया जाता है कि रेड क्लियर है या ग्रीन क्लियर है, और फिर रिफ्रैक्शनिस्ट जो है अपनी मर्ज़ी से जो है उसको क्या प्रिस्क्राइब कर सकता है, जिस तरह वो बैलेंसिंग उसकी रखना चाहे। थर्ड हमारे पास जो मोस्ट यूज़फुल टेस्ट है वो हमारे पास प्रिज्म डिसोसिएशन मेथड है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मेथड है। इसकी प्रैक्टिस जो है हर बंदे को जो है करनी चाहिए अपनी प्रैक्टिस लाइफ में। इसमें बोथ आइज़ को हमने फॉग कर दिया, ठीक है, +1 डायोप्टर से। ये स्टेप तो बहुत ईजी है। वर्टिकल प्रिज्म्स हमें चाहिए होंगे 3 प्रिज्म डायोप्टर के या 4 प्रिज्म डायोप्टर के, ठीक है। बेस डाउन आपने जो है राइट आई के आगे और बेस अप जो है लेफ्ट आई के आगे रखना है। ये एक रूल ऑफ थंब बन चुका है। ये ज़रूरी नहीं है, आप जो है इनको उल्टा भी रख सकते हैं, लेकिन फिर याद रखें कि रिजल्ट्स भी उस हिसाब से उल्टे आते हैं। तो इसलिए जो है एक जनरल रूल इन्होंने बनाया हुआ है, ये कोई फिक्स बात नहीं है, सही है।
फिर दोनों आइज़ में जो है आपने जो है इन्हें 612 की लाइन दिखानी है। वो लाइन अगर क्या है इन्हें इक्वल ब्लर नज़र आ रही है, मैंने पहले भी कहा कि इसमें हमारा जो मिशन होता है वो ब्लर कराने का होता है। ब्लर हमारे पास फॉगिंग की वजह से हो रहा होता है। अगर इक्वल ब्लर नज़र आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास इक्वल नज़र नहीं आ रहा, कुछ डिफरेंस आ रहा है दोनों लाइंस में तो हमने 0.25 डायोप्टर जो है उस आई के आगे रखना है जिसमें उसे क्लियर नज़र आ रहा है, जिसमें उसकी बेटर विजन है, और तब तक करना है जब तक उसे इक्वल जो है ब्लर नज़र नहीं आ जाता। उसके बाद क्या प्रिज्म को रिमूव कर देना है और फॉग को आहिस्ता आहिस्ता स्लो कर देना है जब तक आपके पास 6 विजुअल इक्विटी नहीं अटेन हो जाती। फोर्थ वन हमारे पास टूरवाइल इन्फिनिटी बैलेंस टेक्निक है, ठीक है। ये इतनी यूज़फुल नहीं है, इसमें एक लेटर्स के बीच में एक सेप्टम होता है जिससे कुछ लेटर्स जो है मास्क हो जाते हैं, उसके ज़रिए जो है प्रैक्टिशनर फिर क्या बैलेंसिंग कर रहा होता है। पोलराइड फिल्टर्स भी हमारे पास इसी तरह मिलता जुलता है कि हमारे पास एक आई से कुछ लेटर्स विजिबल हो रहे होते हैं और कुछ लेटर्स जो है हमारे पास दूसरी आई से विजिबल हो रहे होते हैं, और यही हमारे पास फिर क्या बैलेंसिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। ये इतनी यूज़फुल नहीं है जितना कि हमारे पास प्रिज्म डिसोसिएशन मेथड जो है यूज़फुल है। तो इसके बाद जो है फॉगिंग एंड अल्टरनेट ऑक्लूजन मेथड भी हमारे पास यूज़फुल रहता है। सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में थर्ड काम जो है हमारा वो फिर नियर विजन को करेक्ट करना है, ठीक है। ये यूजुअली 40 ईयर्स के बाद जो है हम करेक्ट करते हैं जिनको प्रेसबायोप्स हो चुका होता है, जिनकी अकोमोडेशन हमारे पास लूज हो चुकी होती है। नियर विजन या प्रेसबायोपिया करेक्शन पे मैं बहुत डिटेल से क्या है काम करा चुका हूँ, ठीक है। आप वो ज़रूर देख लें, उसमें एक एक पॉइंट को डिटेल से डिस्कस किया हुआ है मैंने। यहाँ पर जस्ट मैं इसका एक ओवरव्यू देना चाहूँगा कि आपने NPI यानी नियर पॉइंट ऑफ अकोमोडेशन उसका और एम्पलीट्यूड ऑफ अकोमोडेशन जो है फाइंड कर लेना है, ठीक है। इनका एज के साथ आप इसमें रिलेशन भी होता है, एक जनरल फार्मूला टेबल भी आता है, ठीक है। इसके ज़रिए भी क्या आप इसको क्या कंसिडर किया जा सकता है। फिर एक जनरल रूल भी डिस्कस हुआ है कि आपके पास 8 ईयर्स के बाद जो है हर 4 साल में 1 डायोप्टर तक अकोमोडेशन जो है लूज़ होती रहती है। फिर 40 से 48 ईयर्स में आपके पास जो है 1.5 डायोप्टर तक लूज़ होती है, और फिर इससे आगे जो है आपके पास ओनली 0.5 डायोप्टर तक अकोमोडेशन जो है वो लूज़ होती रहती है, ठीक है। सेकंड इसमें आपके पास NPC नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस आपने कैसे फाइंड करनी है, तो इसके भी मेथड्स में डिस्कस कर चुका हूँ। ये एम्पलीट्यूड ऑफ अकोमोडेशन और NPC अगर कोई वीडियोस देखने के झंझट में नहीं पड़ रहा तो बता दूँ RAF रूल से ये दोनों ही जो आपके पास ईजिली जो है मेजर हो जाते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ अकोमोडेशन भी उससे निकल आ सकता है, सही है। थर्ड हमारे पास डायनामिक रेटिनोस्कोपी है कि पेशेंट अपनी जो है अकोमोडेशन का भी यूज़ कर रहा हो, यानी सिंपली एक नियर टारगेट को देख रहा हो। इसमें यूजुअली एक नियर टारगेट दिखाया भी जाता है, ठीक है। पेशेंट उसकी तरफ क्या देख रहा होता है या एग्जामिनर की जो आइज़ में है देख रहा होता है, तो उस तरह फिर क्या रेटिनोस्कोपी को परफॉर्म किया जाता है, जिससे हमारे पास एक एकोमोडेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो भी सामने आ जाता है। इस स्टेप को लेकिन हम जो है अक्सर जो है क्लिनिक्स में नहीं करते, और सारा काम जो है सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन यानी पेशेंट के रिस्पॉन्स पे ही हम कर रहे होते हैं। फोर्थ वन फिर ये है कि डिटर्मिनेशन करना नियर एड की, ये हर पेशेंट में जो है इंडिविजुअली करना चाहिए। ये हिसाब से नहीं करना चाहिए कि 40 ईयर है तो मैंने 1 डायोप्टर दिया, या इस तरह जो है 60 ईयर्स है तो मैं उसे 2.5 डायोप्टर दे रहा हूँ, तो ये हिसाब नहीं करना चाहिए। हर पेशेंट को इंडिविजुअली टेस्ट करना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम भूल चुके हैं कि ईच आई को इंडिविजुअली टेस्ट करना चाहिए, इसकी बहुत ज़्यादा कमी है क्लिनिक्स में। मैंने देखा है अक्सर क्या बोथ आइज़ को एक साथ ही जो है असेस किया जा रहा होता है, ठीक है। तो इस गलती से हमें थोड़ा बचना चाहिए। एक जनरल रूल हमारे पास नियर एड की डिटर्मिनेशन के लिए है, वो ये है कि पेशेंट का जो हमारे पास अकोमोडेशन का एम्पलीट्यूड है वो हाफ जो है आपके पास रिज़र्व हो जाना चाहिए, तो वो उसके लिए बेस्ट करेक्शन होती है। वैसे भी जो है जो मोस्ट बेनिफिशियल और आपके पास कंफर्टेबल जो है विजन हो नियर करेक्शन में, वही हमें क्या प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। यहाँ पे मक्खियाँ थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मसल बैलेंस, ठीक है। ये भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है और बहुत ही लेंथी स्टेप्स है। इसके ऊपर पूरी बुक्स हैं, तो वो जो है इंशाल्लाह जब इनकी बारी आएगी तो तब इसको इंशाल्लाह समझेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही समझ लें कि कोई भी मैनिफेस्ट डेविएशन के आइज़ आपकी लेफ़्ट राइट अप डाउन मूव कर रही है, हेट्रोफोरिया, ठीक है। और इसी तरह जो है कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो आप देख लें। और फ्यूजनल रिजर्व्स वगैरह की अगर प्रॉब्लम है तो इनको क्या है हमने पहले ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें जो हैं आपके पास आई स्ट्रेन जैसे सिम्टम्स क्या क्रिएट कर रही होती है। अच्छा, लास्ट फाइनलाइजिंग टॉपिक्स है हमारे पास के मॉडिफिकेशन इन प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन देना जो है हमारे पास एक आर्ट है, ठीक है। सब कुछ करेक्ट करने के बाद भी कुछ चीज़ों को जो है हर टाइम इंसान के माइंड में चल रही होती है, और जितना बंदे का एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा
उतना उसका जो प्रिस्क्राइबिंग मेथड्स है वो आपके पास जो है आप देखेंगे कि उसमें बहुत ज़्यादा बेटरमेंट होगी, बहुत ही ज़्यादा क्या मज़ेदार तरीके से वो प्रिस्क्राइब करेंगे। दोनों डॉक्टर्स होंगे, दो डॉक्टर्स होंगे, दोनों के पास क्या नॉलेज भी सेम है, दोनों ने रिफ्रैक्ट भी सही कर लिया, लेकिन एक की प्रिस्क्रिप्शन दूसरे से ज़्यादा मज़ेदार है, पेशेंट भी उससे ज़्यादा खुश है और फ्यूचर के लिहाज से भी जो है पेशेंट के लिए क्या वो बेटर रहती है। तो उन चीज़ों के हम देख लेते हैं कि नंबर 1 पॉइंट हमारे पास है फुल साइक्लोप्लेजिक करेक्शन। बच्चों में यूजुअली के आपने जो साइक्लोप्लेजिक डाला है उसका अलाउंस जो है टोन का वो आपने के रिमूव नहीं करना, चाहे जितनी भी ऑकुलर डेविएशन प्रेजेंट हो आपने के फुल साइक्लोप्लेजिक करेक्शन दे देनी है, ये उनके लिए बेटर रहती है। सेकंड आपके पास अंडर करेक्शन करनी है आपने हाइपरोपिक को, ठीक है, इससे आपके पास जो है कंजर्वेटिव एक्सोट्रोपिया के जो चांसेस है वो आपके पास कम हो जाते हैं। इंशाल्लाह ये स्टूडेंट में हम डिटेल से पढ़ेंगे। स्लाइड और करेक्शन करनी है मायोपिया की आपने, ठीक है, ये भी आपके पास एक्सोट्रोपिया को इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया को कंट्रोल करेगा। इसी तरह और करेक्शन जो है आपने 1 से 3 डायोप्टर जो है अगर हम एम्ब्लायोपिक आई में करें तो कुछ वर्कर्स ये सजेस्ट करते हैं कि ये हमारे पास एज अ पेनलाइजेशन ट्रीटमेंट जो है वर्क करेगा, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बताया कि ये एक्सपीरियंस से ये चीजें सीखी जा सकती हैं। 5th नंबर हमारे पास बाइफोकल ग्लासेस, ठीक है, ये हमारे पास पेशेंट में जो डेविएशंस हो रही होती है उसको कंट्रोल करने में हमारे पास काफी हेल्प करता है, खासकर जो है नॉन रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव इजोट्रोपिया जो होता है। एक्सोफोरिया कंडीशन में हमने बोथ आइज को थोड़ा सा अंडर करेक्ट रखना है इक्वल अमाउंट और स्फेरिकल नंबर में। इससे होगा ये कि अकोमोडेटिव इफर्ट जो है और जो उनकी कन्वर्जेंस है वो इंड्यूस होगी। लेकिन इसमें एक बात का और भी ख्याल रखना है कि इससे क्या है आई स्ट्रेन और हेडेक के सिम्टम्स भी क्या जनरेट हो सकते हैं स्टेनोपिया के, तो उसको भी क्या माइंड में रखना है, इतना ज्यादा भी अंडर करेक्ट नहीं करना। इजोफोरिया में हमने प्लस नंबर देना है, इतना प्लस नंबर के जिसमें उसकी विजुअल एक्यूटी जो है हमारे पास कंफर्टेबल रहे, बेस्ट रहे, सही है। हाइपरफोरिया में हमने जो है लेंस को थोड़ा सा डिसेंटर कर देना है ताकि हमारे पास एक प्रिज्मेटिक इफेक्ट जो है इंड्यूस हो। इससे ये होगा कि उसकी जो वर्टिकल गेज की जो प्रॉब्लम थे उसकी वजह से जो उसे डिफिकल्टीज आ रही थी उसमें उसे जो है थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। साइक्लोफोरिया में आपने जो है एसोसिएटेड स्टिग्मेटिक रिफ्रैक्टिव एरर जितना भी है आपने उसको क्या करेक्ट करना होता है, सही है। इसके अलावा जो है प्रिज्म्स है, प्रिज्म में हमारे पास अगर हॉरिजॉन्टल फोरियाज हैं तो एक्सोफोरिया की कंडीशन में आपने बेस इन प्रिज्म्स जो है रिकमेंड करने हैं, और जो इजोफोरिया है आपके पास उसमें बेस आउट प्रिज्म्स जो है यूजुअली रिकमेंड किए जाते हैं। इसी तरह हमारे पास जो कॉमिटेंट वर्टिकल फोरियाज है इसमें हमारे पास 10 प्रिज्म डायोप्टर तक की लिमिट होती है। इसमें कोई ऐसा जनरल रूल नहीं है कि बेस इन या बेस आउट रिकमेंड करना है, लेकिन नॉर्मल जो एक रूल है कि हमारे पास एपेक्स जो है प्रिज्म का और वो जो है फोरिया की तरफ होता है, ठीक है। लास्ट नॉट द लीस्ट हमारे पास जो है समरी है क्लिनिकल रिफ्रैक्शन की कि ये जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े आप कहेंगे कि इसने इस पे जो है 3 पार्ट्स बना दिए, इतना लंबा, लेकिन असल बात ये है कि ये करने में जो है 5 से 6 मिनट ही सारी क्या एक बंदे पे अगर सही तरीके से भी रिफ्रैक्शन की जाए तो 5 या 6 मिनट की मैक्सिमम रिफ्रैक्शन है। तो इसको अगर थोड़ा सा समराइज करके बताऊं तो सबसे पहले जो है पेशेंट की हम हिस्ट्री लेते होते हैं, सही है, विजुअल सिम्टम्स की कि किस तरह के उसे सिम्टम्स फील हो रहे हैं। सेकंड जो है विजुअल एक्यूटी विद और विदाउट करेक्शन जो है स्पेक्टिकल्स वगैरह की, ये भी क्या नॉर्मली क्लिनिक्स में देखा गया है, यही प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा होता है। थर्ड नंबर पे एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होती है, ठीक है, स्लिट लेंस की, ताकि क्या कॉर्निया और लेंस की जो डिजीजेस वगैरह वो हमें क्या नजर आ जाए या एसोसिएटेड आपके पास कोई इन्फेक्शंस वगैरह हो तो वो भी पता लग जाते हैं। ऑप्थेल्मोस्कोपी जो है आपके पास फंडस एग्जामिनेशन के लिए कि पीछे फंडस में अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो विजुअल एक्यूटी को भी इफेक्ट कर रहा होता है। उसके बाद जो है आपके पास कवर टेस्ट वगैरह बच्चों में यूजुअली किए जाते हैं कि मैनिफेस्ट और अगर लेटेंट डेविएशंस इसमें प्रेजेंट है, क्योंकि बाद में फिर बेंगापन जो है ऐसी कंडीशंस के जनरेट हो जाती है, सही है। इसके बाद जाके फिर क्या हमारी ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन आती है कि रेटिनोस्कोपी या ऑटोरेफ वगैरह, और उसके बाद फिर क्या है हमारे पास जितने भी उसके मेथड्स थे, सब्जेक्टिव के जो मेथड्स थे मोनोकुलर, और फिर इस तरह क्या है बैलेंसिंग, सबसे लास्ट में फिर क्या मसल बैलेंस को चेक किया जाता है, सही है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गए होंगे। इसी के साथ ये चैप्टर भी एंड हो गया। आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछा करें, इंशाल्लाह मैं जरूर जवाब दूंगा। नेक्स्ट में इंशाल्लाह 6 नंबर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और अपनी दुआओं में याद रखें।